हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज आर स्टाफिंग। स्टाफिंग, इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। अब उस स्ट्रक्चर पे बारी है लोगों को अपॉइंट करने की, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, having the right qualification or at the right time. So right person for the right job at the right time, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बनता है एंड दैट इज नोन एज स्टाफिंग, ठीक है। वो वर्कर इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और सारी चीजें वहां पर आनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जब लोग हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग एक छोटा प्रोसेस है, बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हो। सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 3 से 4 हजार लोग या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहां पर स्टाफिंग फंक्शन काम नहीं करेगा। दे नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने स्टाफिंग जो है स्मॉल स्केल पे होता है, ह्यूमन रिसोर्स लार्ज स्केल पे होता है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करता है वो लाइन मैनेजर ही एग्जीक्यूट करते हैं, पर यहाँ पर स्पेशलाइज एचआर डिपार्टमेंट के वर्कर्स होते हैं। इनका फोकस होता है इमीडिएट नीड्स एंड रोल फुलफिलमेंट, और यहाँ पर फोकस होता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, पूरा ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। यहाँ पर इनका प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तक ये लोग रुक जाते हैं, पर यहाँ पर इनका स्कोप बहुत बड़ा होता है। लाइजनिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड भी ये मैनेज करते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑडिटिंग ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड डिजाइनिंग कंपनसेशन एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये भी किसका पार्ट बन जाता है, एचआरएम का पार्ट बन जाता है। आगे जब हम बात करते हैं बेटा, तो आगे जब हम स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें स्टाफिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों को रिक्रूट करना चाहिए या लोगों को हमें जॉब से हटाना चाहिए। तो हम 2 तरीके के एनालिसिस वहां पर करेंगे। पहला हम लोग करेंगे वर्क लोड एनालिसिस और हम करेंगे वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस हम ये पता लगाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कितने लोगों की हमें जरूरत है। वर्क फोर्स एनालिसिस, उस काम पर एक्चुअली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल सपोज काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जरूरत है, 100 एम्प्लॉयज भी नीडेड, बट एक्चुअली में जो काम कर रहे हैं वो 80 एम्प्लॉयज ही हैं, तो वहां पर अंडर स्टाफिंग कहलाएगी और वहां पर हमारे को 20 मोर एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, 20 नए लोगों को वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। पर सपोजिंगली हम ये कहते हैं कि 100 वर्कर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में हमें चाहिए और 120 वर्कर या 120 वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, तो 20 जो है वो ओवर स्टाफिंग है, हमें उनको ट्रांसफर या टर्मिनेट करना पड़ेगा या दूसरे प्रोसेसेस में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा वर्कलोड एनालिसिस होता है। अगर हम सेल और वर्कफोर्स एनालिसिस, हम ये समझते हैं कि अगर वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो दैट इज नोन एज अंडर स्टाफ। बराबर है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, और अगर वर्कफोर्स ज्यादा है और वर्कलोड कम है तो वो ओवर स्टाफिंग का पार्ट कहलाएगा। तो यही होता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर आते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट क्या करता है बेटा, रिक्रूटमेंट करते हैं कि रिक्रूटमेंट इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एम्प्लॉयज के जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं से रोल को क्या कर दिया जाता है, फुलफिल कर दिया जाता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब हम बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। इसके बारे में अपन ब्रीफ में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। फिर हर कंपनी अपने डिफरेंट टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन करती है, कोई रिटर्न टेस्ट लेता है, कोई इंटरव्यूज लेता है, समझ आ गया, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो वहां पर वो सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं, वहां पर वो पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है, उनको जॉब पे अपॉइंट करा जाता है, बताया जाता है ये जॉब है, ये रोल है आपका, ये करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्रिएट करे जाते हैं ताकि वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ क्या हो सके, फैमिलियर हो सके। फिर हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। उनको टाइम से टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जा सकती है ताकि वो अपनी लाइफ में, ताकि वो एफिशिएंट हो सके और आगे बढ़ सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके। अगर जब हम स्टाफिंग के बारे में बात करते हैं तो स्टाफिंग का प्रोसेस इन 5 पॉइंट तक ही है, पर हम जब बात करते हैं कि एचआरएम अगर इसका पार्ट बन जाता है तो ये 3 स्टेप और उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। वो क्या होता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी वो लोग डिसाइड करते हैं, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी वो लोग डिसाइड करते हैं, एंड कंपनसेशन का जो पार्ट होगा वो भी बन जाता है। तो हम अगर बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की, तो स्टाफिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो कहां तक आएगा, सिर्फ 5th पॉइंट तक आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम एचआरएम के प्रोसेस की बात करते हैं तो वो कहां तक चला जाएगा, 8 पॉइंट तक चला जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं बेटा, रिक्रूटमेंट हमने बात कर ली थी कि 2 टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज।
जो उनका ट्रांसफर कर या अथॉरिटी प्रमोट कर हम उनको इंटरनली रिक्रूट कर देंगे, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमने बाहर से फ्रेश कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया और वहां पर हम लोग उसको लेके आए। इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर हम लोगों ने एक डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया है। व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट एंड स्पीड, इंटरनल जो होता है वो फास्ट होता है और इकोनॉमिकल होता है, पर एक्सटर्नल जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और लेंथी प्रोसेस है। मोराल, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाते हैं, पर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मोराल को डाउन करते हैं। सेम टैलेंट प्रोफाइल है, जो एग्जिस्टिंग है वो फैमिलियर है रूल्स के साथ में, उनके पास कोई फ्रेश आइडियाज नहीं होते, पर व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट उनके पास में फ्रेश आइडियाज आपको देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन स्कोप लिमिटेड उनकी चॉइस होती है, अनसुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेबल जो भी नए ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, पर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाइडर चॉइस एसेंशियल फॉर स्केलिंग, जरूरी है जितना ही बड़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब हमने बात करी थी बेटा सिलेक्शन की या रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूटमेंट जो है वो आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के उसके टाइप्स आपको बता रखे हैं, किन किन टाइप से आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, फैक्ट्री के गेट पे या बाहर आपने चिपका दिया, दैट इज फॉर अनस्किल्ड वर्कर। कैजुअल कॉलर्स, जो लोग आपके पास इंटरव्यू देने आए थे उसमें से जो सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में भी जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनको आपने सिलेक्ट किया था उनके आप सीवीज को क्या रखेंगे, संभाल के रखेंगे, वेटिंग लिस्ट में रख लेंगे, ताकि जब जरूरत हो जब आप उन्हें कॉल कर सके। एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से आप क्या ले लेंगे, रिकमेंडेशन ले लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको अच्छा एम्प्लॉय बताएं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, वहां आप अपने सीवीज डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रोल्स और जॉब आपको बता देंगे। सेम यही काम प्राइवेट एजेंसीज भी करती है, तो उनको प्लेसमेंट एजेंसीज कहते हैं और दे चार्ज अ अमाउंट फॉर यू, ठीक है। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्किल्ड रूरल एरिया से लोगों को लेके आते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सिटीज के अंदर। आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी काम कर सकते हो, कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेजेस में जाकर भी बंदों को रिक्रूट कर सकते हो, टेलीविजन पे जॉब रिक्वायरमेंट दे सकते हो, या वेब पब्लिशिंग monster.com naukri.com के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में जब हम लोग आते हैं सिलेक्शन के ऊपर, तो ये हमारा ये नेगेटिव प्रोसेस व्हाई सिलेक्शन पे जब हम बात करते हैं तो सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव? The reason है, the number of selected candidates are less than number of rejected candidates. Selected candidates ज्यादा हैं, selected candidates कम हैं, rejected candidates ज्यादा हैं, इसलिए इसे हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम उन सीवीज को या उन एप्लीकेशंस को अलग से हटा देते हैं जो ओवर एज होते हैं, अंडर एज होते हैं, अंडर क्वालिफाइड होते हैं या ओवर क्वालिफाइड होते हैं। उसके बाद में हम उनके टेस्ट लेते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। हर कंपनी अपने अपने अलग टेस्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकती है। टेस्ट में जो पास हो गया, फिर हम उसको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे, हम एक पैनल क्रिएट करेंगे जो स्पेशलाइज्ड पैनल होगा, स्पेशलाइज्ड लोग उसके अंदर बैठेंगे और वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछेंगे ताकि उनकी नॉलेज को जज सके। फिर रेफरेंस जो उन्होंने अपने सीवीज में और उनमें जो रेफरेंस दिया होगा, हम उनके रेफरेंस चेक करेंगे, पास्ट एम्प्लॉयर जितने भी होंगे उनसे ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है उसके एटीट्यूड के बारे में पता करेंगे। फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी बेस्ट कैंडिडेट हमने करे होंगे उसमें से जितने भी हमें सिलेक्ट करने हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, और लास्ट में हम लोग उसको जॉब ऑफर कर देंगे। ये हमारा कौन सा प्रोसेस था बेटा, सिलेक्शन का प्रोसेस था। इससे आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप के हम लोग टेस्ट करा सकते हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट करा सकते हैं ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग और कैपेबिलिटी के बारे में हम पता लगा सके। एप्टीट्यूड टेस्ट लगा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हैं ताकि वो न्यू स्किल कितनी जल्दी सीखता है उसके बारे में पता लग सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट उसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में पता कराने के लिए टेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट कि कितना वो इंटरेस्टेड होता है न्यू टास्क में, उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट कर सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बेटा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की, तो प्लेसमेंट क्या होता है, जो एग्जैक्ट पोस्ट उसको दी गई है कैंडिडेट को उसके बारे में बताना। ओरिएंटेशन उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से क्या करना, फैमिलियर करना, मिलाना। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको दे देना, जिसमें उनको सब कुछ हम बता देंगे, उसकी जॉब एंड टाइटल, ड्यूटी, पे, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, प्रोबेशन पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद वो परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होता है पर डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है, इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एफिशिएंसी उसकी बढ़ी जाएगी ताकि वो अपने करियर में आगे और बढ़ पाए। यहाँ पर स्कोप इसका लिमिटेड क्यों बता रखा है, क्योंकि हम सिर्फ ये बताते हैं कि करंट जॉब को कैसे इंप्रूव करना है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट में हम एम्प्लॉयज की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, इसलिए इसका स्कोप ब्रॉड है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका आउटकम जो है वो कम है, क्योंकि हम लेस वेस्टेज रिसोर्सेज, एक्सीडेंट कम हो जाए, टेक्निकल चेंजेस अडॉप्ट कर ले जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाए, पर इसका आउटकम बेटर है, बेटर करियर ऑप्शन, हायर अर्निंग, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है।
पहली कौन सी होती है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और सेकंड होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जॉब पर रहते हुए काम करना, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब। जॉब से अलग हटकर एक अलग टाइम स्पेयर करना, दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अप्रेंटिसशिप, एक होता है इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप के अंदर क्या होता है, एक मास्टर वर्कर गाइड करता है अपने जूनियर वर्कर को कि भैया ये काम ऐसे करना है काम पर रहते हुए। आपने देखा होगा घर में यूजुअली आपके साथ जब भी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर आते हैं तो इलेक्ट्रिशियन के साथ में एक छोटू जरूर आता है या प्लम्बर के साथ में एक छोटू जरूर होता है, तो वो आपके अप्रेंटिसशिप का काम कर रहा होता है, जॉब पर रहते हुए वो चीजों को सीख रहा है, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब मेथड। इंडक्शन प्रोग्राम भी आप इसका पार्ट बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऑफ द जॉब मेथड की, दैट इज नोन एज वेस्टिबल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग। ये मेथड जब अप्लाई करे जाते हैं जब जहां पर हेवी मशीन्स इक्विप्ड होती हैं, हेवी मशीन्स पे डायरेक्ट न्यू एम्प्लॉयज को नहीं लेके जाया जा सकता, तो उनके लिए एक डमी मॉडल क्रिएट करा जाता है और उस डमी मॉडल पे पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बाद उनको मेन मशीन्स के ऊपर लाया जाता है, तो दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड दैट आल्सो नोन एज वेस्टिबल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग। जब हम आगे बात करते हैं तो ये हमारा रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, ये अपने हमारे पार्ट बन गए कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग होता है और ट्रेनिंग किस अकॉर्डिंग होती है। तो ये हमारा पूरा स्टाफिंग का इंजन एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये पीपीटी भी आपको डिस्कशन में मिल जाएगी। प्लीज डिटेल नोट्स बहुत आराम से पढ़िएगा क्योंकि सीबीएसई फोकस कर रहा है कि वो आपसे डिटेल आंसर मांग सके। थैंक यू सो मच।